कल आप लोग की मेरी क्लास थी, आप लोगों ने रंजना मैम को बोला क्यों नहीं था प्रेजेंटेशन के लिए? क्लास के टाइम पे प्रेजेंटेशन क्यों करवाया कल? और एटलीस्ट प्रेजेंटेशन था मैम का, तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए आप लोगों को? मैम एक्चुअली मैम का पहले डिसाइडेड नहीं था, शी वाज अबाउट टू टेक ऑन मंडे बट देन सडनली शी सेंट अस द लिंक, सो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जॉइंड। ऑलराइट, लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए ना, मतलब आई वाज रेडी टू सेंड माय लिंक, बट देन आई सॉ कि रंजना मैम की लिंक है, सो मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया विदाउट इन्फॉर्मेशन, ना उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया, ना आपको कुछ बताया। वेल इट इज ओके, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होंगे, अभी तक की जो भी नोटिफिकेशंस हैं, एज सच कोई ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो बी प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन, ओके? सो इन my subject, industrial psychology and OD, I will give important questions. Okay, वैसे मैंने सारे questions करवा लिए, सारे topics cover कर लिए हैं, वो सारे topics आप लोग को पढ़ाए हैं, और आज जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? सो मुझे मालूम है ऑनलाइन स्टडीज में आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक्स मतलब ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, इस वजह से जो भी है हम लोग एक ब्रीफिंग ले लेंगे, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी फ्री शेड्यूल होगा, उसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और व्हाट कैन कम इन एग्जामिनेशन, ओके? सो let's start with your last topic of your industrial psychology, which is ergonomics. Ergonomics, wait a minute. एर्गोनॉमिक्स जो है वो आपका इससे रिलेटेड है, आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एज वी हैव डिस्कस्ड इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, है ना? जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ा है वही सेम चीजें आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में है। तो बेसिकली अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें, तो एर्गोनॉमिक्स का जो वर्डिंग है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एर्गो मीन्स क्या होता है? वर्क, ठीक है? एर्गो मीन्स काम होता है, वर्क है, और इसका जो नॉमिक्स जो वर्ड जुड़ा हुआ है, एर्गोनॉमिक्स कहते हैं इसको, तो नॉमिक्स का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन या लॉज या कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? तो वर्क के लॉज क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं इन वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस, इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वर्क प्लेस में काम करने के जो तरीके, तौर तरीके होते हैं, या जो भी नियम कानून होते हैं, और जो भी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं, तो हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स लिटरली मीन्स द लॉज ऑफ वर्क, मतलब काम करने का कानून, है ना, तरीका। सो एग्जैक्टली व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? क्या होता है एर्गोनॉमिक्स का मतलब? इट इज स्टडी ऑफ पीपल एफिशिएंसीज एट देयर वर्किंग एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, उसमें पीपल, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मैन पावर है, ठीक है, जो लेबर्स हैं, उनकी क्या एफिशिएंसीज हैं, हाउ एफिशिएंटली दे वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इट इज एर्गोनॉमिक्स, ठीक है? तो हम इसमें क्या चीजें पढ़ते हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी वर्क प्लेस में पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, वो वर्किंग एनवायरनमेंट में उनकी एफिशिएंसीज क्या है, कितनी एफिशिएंटली वो वर्क कर रहे हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसीज क्या है, बेसिकली इसकी स्टडी हम करते हैं एर्गोनॉमिक्स में, ठीक है? तो इट इज द वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ study of people efficiencies at their working environment in organization or whatever the workplace in organization, ठीक है? That belongs to whatever that belongs to in it. So it is understandable that there are different definitions because ergonomics is all about differences. इसकी बहुत सारी वेरियस डेफिनेशन हो सकती है, बिकॉज इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग कंडीशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग एरिया, सो द डेफिनेशन विल डिपेंड अपॉन दैट वर्किंग कल्चर और वर्किंग प्लेस, ठीक है? सो दिस आर द डिफरेंस इन साइज, शेप, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वर्कर. Suppose
किसी इंडिविजुअल का जो साइज शेप है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है ना, हर कोई एक साइज का नहीं होता, हर कोई एक शेप का नहीं होता, हर कोई एक वेट का नहीं होता, हर कोई एक हाइट का नहीं होता। सो जैसे इंडिविजुअल की फिजिक पर्सनालिटी, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफर करता है, इसी तरह से उसकी जो वर्क एफिशिएंसीज है इस पे डिपेंड करती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्कर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, राइट। तो इस तरह से डिफर करती है एफिशिएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, साइज, शेप, स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, है ना, किस तरह उनकी एबिलिटी क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इस तरह से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। So differences call for the different design in equipments, furniture, workstation and routine, है ना। हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द एफिशिएंसीज ऑफ पीपल और इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग एनवायरनमेंट। सो जिस भी इक्विपमेंट, जिस भी फर्नीचर, जिस भी वर्क स्टेशन में वो लोग काम कर रहे हैं, वहां से उनके डिफरेंसेस को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, हम स्टडी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो वर्क स्टेशन होता है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्शन, राइट। इंजीनियर्स जो होते हैं उनका जो लाइक जैसे फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी है, वहां पर जो वर्क स्टेशन है, वहां पर जो मशीनरीज है, वहां पर जो फर्नीचर्स है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे। तो वहां पर जो वर्किंग कल्चर होगा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पर लाइक सोप्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, लाइक सैनिटरी पैड्स बनते हैं, जहाँ पर लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उसी तरह का वहां पर फर्नीचर्स होंगे, उसी तरह की वहां पर मशीनरीज रिक्वायर्ड होंगी, उसी तरह की वहां पर जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसी तरह की मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी, उसी तरह के जो वर्क स्टेशन है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो उनका वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो उनकी जो एफिशिएंसीज है, उनकी जो वर्किंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, साइज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिजाइन्स पे बेस्ड होती है। लाइक जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, जो भी फर्नीचर्स यूज कर रहे हैं, जो भी वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं और जो भी उनकी रूटीन लाइफ है, तो ये चीजें कहलाती हैं एर्गोनॉमिक्स की, वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉ ऑफ वर्क है वो क्या कहता है, ठीक है। So ergonomics basically it is used in a workplace to help prevent repetitive and cumulative injuries. लाइक जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मोनोटनी, ठीक है, मोनोटनी किया था हमने, फटीग किया था, वर्क फटीग किया था, मसल्स फटीग किया था, बोर्डम किया था, ये सारी चीजें क्या थी, हमने मोरल किया था, है ना, हमने मोटिवेशन देखा था। तो हमने ये चीजें क्या थी, लाइक जैसे मोरल और मोटिवेशन क्या है, बोथ और मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर, लाइक किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए स्टिमुलेशन इज मोरल और मोटिवेशन, राइट। सो मोरल क्या होता है, इट इज अ ग्रुप प्रोसेस, मोटिवेशन इज व्हाट, इट इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस, राइट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन वी नो द पीपल्स आर वर्किंग इन ग्रुप ओनली, राइट, ग्रुप एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। बट अगर हम मोरल की बात करते हैं तो एक ग्रुप किस तरह से स्टिमुलेट होता है किसी वर्क के लिए, है ना, किसी वर्क को करने के लिए। सिमिलरली अगर एक इंडिविजुअल को हम किसी चीज के लिए स्टिमुलेट करते, किसी वर्क को करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, लाइक वी आर ऑफरिंग समथिंग लाइक मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स, राइट, बोनस, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, like increment in salary, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, लाइक इफ he is working in a temporary basis, so we will offer, if you will complete this work or if you will do this work then we will परमानेंट चीज, है ना। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने इंडिविजुअल्स को, अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है, मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है उनकी वर्क कैपेसिटी, वर्क एबिलिटी को, राइट। तो इसे हम कहते हैं मोरल एंड मोटिवेशन। सिमिलरली लाइक हमने बोर्डम और मोनिटरिंग की बात की जा रही थी यहाँ पर। सो एर्गोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका बोर्डम और मोनोटनी से रिलेटेड है। सो बोर्डम क्या है, एक ही काम को करते करते हम बोर हो जाते हैं, राइट, जैसे हम अपनी लाइफ में रूटीन लाइफ को करते करते बोर हो जाते हैं। सिमिलरली
ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर किसी वर्कर को, अगर किसी इंडिविजुअल को एक ही तरह का काम बार बार उसको असाइन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। सो ये रेपिटेटिव एक्शंस को रोकने के लिए, रेपिटेटिव वर्क को रोकने के लिए क्या किया जाता है, लॉज ऑफ वर्क की स्टडी की जाती है, जिसको कहा जाता है एर्गोनॉमिक्स। तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप रेपिटेटिव वर्क देंगे तो उसे फटीग हो जाएगा, वो टायर्ड फील करने लगेगा, है ना, उसको उस काम पे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा फर्दर। तो ये क्या हो जाता है, ऐसा अगर केस होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस है, बिकॉज इंडिविजुअल, इफ द इंडिविजुअल विल टेक इंटरेस्ट इन वर्क, सो प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन। सो ऑर्गेनाइजेशन तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो। सो वो क्या करती है, एर्गोनॉमिक्स, एक जो भी रिसर्चर थे उन्होंने एर्गोनॉमिक्स निकाला, उन्होंने कहा कि लॉस ऑफ वर्क क्या हो सकता है, कैसे आप रेपिटेटिव वर्क को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिनको अप्लाई करके हम एक इंडिविजुअल की बोर्डम और मोनोटोनी को दूर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट वॉज एर्गोनॉमिक्स। अब हम बस देखेंगे 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्क एक्टिविटी शुड परमिट वर्कर्स टू अडॉप्ट सेवरल डिफरेंट हेल्दी एंड सेफ पॉस्चर। ठीक है, कई बार हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और राइट पॉस्चर क्या होना चाहिए, लाइक जैसे किसी भी चीज को उठाने का तरीका क्या होना चाहिए। इफ लाइक जैसे वर्कर्स हैं, बड़े बड़े कार्टन से, है ना, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट जिसमें लोड होते हैं, बड़े बड़े कार्टन होते हैं, तो अगर कोई उसको सही तरीके से नहीं उठाएगा तो उसको स्लिप डिस्क हो सकती है, उसको बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डिस्क इधर उधर हो सकती है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सिखाई जाती हैं। लाइक जैसे हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम जानते हैं ट्रेनिंग में ये सब चीजें भी हो सकती है कि हाउ टू लिफ्ट एनी कार्टन, राइट, और हाउ टू लिफ्ट एनी मटेरियल। तो किसी भी मशीन को उठाने का सही तरीका क्या है, किसी भी कार्टन को उठाने का सही तरीका क्या है, किसी भी सामान को उठाने का तरीका क्या है, तो ये चीजें बताई जाती है। लाइक जैसे कि आप बहुत ज्यादा समय तक, अगर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं जो पूरे टाइम जिनका काम होता है कंप्यूटर में देख के काम करना, ठीक है। अब कंप्यूटर में आप बैठ के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत लंबे समय तक अगर आप बैठ के काम करेंगे तो आपकी गर्दन, आपकी बैकबोन, आपकी बैक, आपकी आंखें, आपका हेड, सारी चीजें एक मतलब समय के बाद प्रॉब्लम करने लगेगी। ठीक है, उसके लिए सही पॉस्चर बताया जाता है कि आप किसी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं या आप किसी मशीनरीज के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का आपका बॉडी पॉस्चर होना चाहिए और आपको किस तरह से बैठना है। तो इस तरह से जो वर्कर एक्टिविटीज होती है ये इसमें बताया जाता है। तो वर्क एक्टिविटीज शुड परमिट द वर्कर्स टू अडॉप्ट सेवरल डिफरेंट हेल्दी एंड सेफ पॉस्चर। इस तरह की सेफ पॉस्चर और हेल्दी पॉस्चर्स को अपनाने के लिए उनको एंथुजियास्टिक बनाया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई आपको इस तरह से बैठ के काम करना है ताकि आपको किसी तरह की हेल्थ इश्यूज ना हो या किसी तरह के हेल्थ डिसऑर्डर्स ना हो। तो पहला एक प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्कर्स को इस तरह की चीजें बताई जाए। देन muscles forces should be done by the largest appropriate muscle group available। लाइक जैसे कि जैसे मैंने बताया कि बॉडी पॉस्चर के बारे में, सेफ पॉस्चर और हेल्दी पॉस्चर को अडेप्ट करने के लिए उनको तैयार किया जाए, रेडी किया जाए। इसी तरह से जो मसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज को लिफ्ट करने का सही तरीका क्या होता है, तो इस तरह से आप वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि आपको मशीनरीज के साथ किस तरह से काम करना ताकि आपको किसी तरह की कोई मसल फटीग ना हो। ठीक है, तो इस चीज के इसको प्रिवेंट करने के लिए भी वर्कर्स को रेडी किया जाता है और उनको बताया जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल ये कहता है। देन थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी तरह की जो लाइक हेड, ट्रंक या किसी तरह के और दूसरे कोई जॉइंट पेन ना हो। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा जो एर्गोनॉमिक्स है वो बॉडी से रिलेटेड है। पहला था पॉस्चर से रिलेटेड, दूसरा था मसल फटीग से रिलेटेड, तीसरा जो बोल रहा है ये कह रहा है कि जॉइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक जैसे कि जो हमारे हैंड जॉइंट हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं, लेग जॉइंट्स हैं, है ना, पेल्विक जॉइंट्स हैं, तो और जो हेड है, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वर्क से रिलेटेड। तो लॉ ऑफ वर्क ये कहता है कि आप वर्कर्स को ट्रेंड करिए कि हाउ टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन और इन एट वर्किंग प्लेस, हाउ टू डील विथ मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन।
द फैक्ट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, फैक्ट्स क्या कहते हैं, लाइक एवरेज पर्सन working at a keyboard can perform 50,000 to 200,000 की स्ट्रोक्स a day, है ना। एक एवरेज पर्सन कितना कीबोर्ड में काम कर सकता है, उन्होंने ये बताया है कि 50,000 या फिर 200, मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो लिमिट्स बताई है उन्होंने इतनी बताई है कि इतना काम वो एक दिन में कर सकता है। देन ओवर एक्सर्शन एंड फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वर्कप्लेस इंजरी। इससे क्या होता है, कई बार क्या चीजें सामने आती हैं वर्क प्लेस से, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है जिसको कहता है ओवर एक्सर्शन, और कई बार फॉलिंग ऑफ द ब्रेन, है ना। तो ये भी चीजें सामने ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं वर्क प्लेस इंजरी, है ना। तो वर्क प्लेस से रिलेटेड इंजरीज होती हैं, वो ओवर एक्सर्शन एंड फॉलिंग ऑफ द फॉलिंग, दीज आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ द इन वर्क प्लेस। Then average of 125 back injuries due to improper lifting each year। जो मैंने बताया था अभी कि किसी भी चीज को उठाने का क्या तरीका होता है, वो अगर किसी को नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो उससे रिलेटेड भी चीजें आती हैं सामने। तो एवरेज जो है, इन्होंने बताया कि एक रिसर्च की गई होगी जिनमें उन्होंने क्या पाया कि जो बैक इंजरीज हैं वो पर ईयर कितनी पाई जाती हैं, 125,000, सॉरी 100, 125,100 बैक इंजरीज ड्यू टू इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। सिर्फ गलत तरीके से उठाने की वजह से बैक में जो इंजरीज होती हैं वो हर साल इतनी एवरेज पाई जाती हैं। देन मसल्स ओवरयूज रिजल्ट्स इन टाइनी टियर्स इन द मसल्स स्कैरिंग। मसल से रिलेटेड लाइक मसल स्टिफनेस हो गया, स्ट्रेन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो भी यूजुअली दिखाई देती हैं वर्क प्लेस से, ठीक है। देन एर्गोनॉमिक फैक्टर्स, एर्गोनॉमिक के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एर्गोनॉमिक के अंदर आते हैं, लाइक जैसे 2 कैटेगरीज ऑफ एर्गोनॉमिक फैक्टर्स। 2 कैटेगरीज क्या है, पहला है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या आता है, लाइक वर्किंग एनवायरमेंट होता है जिसमें आपका वर्क स्टेशन आता है, टेक्नोलॉजीज आती है, मशीनरीज आती है और आपकी वर्किंग कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, जो कि बिजनेस एनवायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट कहलाता है। सिमिलरली इसमें आपके आता है एनवायरमेंटल में, अगर हम फर्दर बात करें कि और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक जैसे हियरिंग। हियरिंग में आपका आता है लाइक मशीनरीज की बहुत ज्यादा नॉइज है, अनवांटेड नॉइज, है ना। कई मशीनरीज बहुत ज्यादा आवाज करती है जिनकी वजह से डेफनेस भी हो जाती है, ठीक है। तो नॉइज हो सकता है हियरिंग, जिसको हम कहते हैं, मतलब सुनने से रिलेटेड, ठीक है। विजन से रिलेटेड लाइक आंखों से रिलेटेड, लाइक जैसे कि डस्ट है, फ्यूम्स है, वो आंखों पे असर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर डस्ट फ्यूम्स में काम किया जाता है, लाइक मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था कि अगर बहुत ज्यादा आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उससे आंखों में इफेक्ट हो सकता है। सिमिलरली वेल्डर्स का जो काम होता है, वेल्डिंग वाला जो काम होता है, कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वेल्डर्स का काम होता है, तो उसमें से जो स्पार्किंग निकलती, लाइट निकलती, वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। तो विजन हो सकता है। सिमिलरली द जनरल कंफर्ट एंड हेल्थ, है ना, ये भी आता है आपका एनवायरमेंटल में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंफर्टनेस के लिए, आपके हेल्थ इश्यूज के लिए क्या काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। देन फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल में क्या चीजें आती है, फिजिकल लाइक फिजिकली जो चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, लाइक मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके हो सकते हैं एर्गोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको 2 कैटेगरीज में एनवायरमेंट एंड फिजिकल में डिवाइड किया गया। सम एग्जांपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एर्गोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सामने आई एर्गोनॉमिक्स की स्टडी करने में। पहला है आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है, एक्सेसिव नॉइज है, इम्प्रॉपर लाइटिंग है जिसकी वजह से विजन प्रॉब्लम हो सकती है। देन एक्सेसिव नॉइज है, मैंने एक आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाया था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपना लाइटनिंग इफेक्ट पढ़ा था, है ना। तो इम्प्रॉपर लाइटनिंग भी हो सकती है जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन देखा था ना अपन ने, बहुत ज्यादा मून लाइट कर दी तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई थी ना। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर है ना, कई ऐसी भट्टियों में काम करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज हो जाते हैं ना। तो ये इस तरह के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं। So it was about your ergonomics. Now we will see the physical stressor. Physical stressor ergonomics में किस तरह से रोल प्ले करता है।
तो फिजिकल स्ट्रेसर क्या होता है? इट इज अ प्लेस प्रेशर और स्ट्रेस ऑन पार्ट्स। एक मिनट। फिजिकल स्ट्रेसर प्लेस प्रेशर कहलाता है या फिर स्ट्रेस कहलाता है ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। कई बार क्या होता है, हम फिजिकली बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, जिसे हम मेंटल स्ट्रेस नहीं कहते, इसको हम फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस या प्लेस प्रेशर मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इसमें आपका लाइक जैसे कि जॉइंट पेन, है ना, मसल पेन, नर्व्स स्टिफनेस, कई बार नसें चढ़ जाती है एक दूसरे जगह की, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी हो जाता है। देन टेंडरनेस, है ना, टेंडरनेस हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा एकदम अजीब सा खिंचा खिंचा सा लगता है बॉडी, है ना, तो ये टेंडरनेस कहलाती है। या बोन्स में प्रॉब्लम हो गई है, लाइक मतलब हड्डियों में दर्द है, या किसी तरह का कोई स्मॉल फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट्स फ्रैक्चर, या परमानेंट फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। कई बार जो वर्कर्स होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं चलने में, है ना, तो इस तरह से चीजें हो सकती है फिजिकल स्ट्रेसर्स में। देन समटाइम्स दीज इंजरीज आर रेफर्ड टू एज क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। कई बार ये जो इंजरीज होती है, जो छोटी इंजरीज होती है, लेकिन ये इंजरीज जो होती हैं वो बड़ी इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको कहा जाता है सीटीडीएस। सीटीडीएस का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। और रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, जो एक ही तरह की इंजरीज बार बार रिपीट होने की वजह से, लाइक जैसे अगर कहीं पर लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अब हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर होता है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज आप डॉक्टर को नहीं भी दिखाते हैं, छोटी मोटी इंजरीज जो होती हैं वो खुद सेल्फ हील हो जाती हैं, लेकिन वही बार बार एक ही जगह आपको अगर इंजरी होती जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एक बार परमानेंट इंजरी हो जाएगी और फिर वो डॉक्टर से भी ठीक नहीं होगी, तो वो क्या हो जाती है, ट्रॉमा बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर बार बार रेपिटेटिव होती हैं तो वो ट्रॉमा का रूप ले लेती हैं। टाइप्स ऑफ इंजरीज जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था फिजिकल स्ट्रेसर में, इसी का फर्दर जो इंजरीज हैं उनके टाइप्स क्या है, लाइक जैसे मसल पेन है, बहुत ज्यादा अगर कई बार क्या होता है मसल पेन होता है तो टेम्परेरी बेसिस में होता है, एक दो दिन में मसल पेन ठीक हो जाता है, ठीक है, सेल्फ हीलिंग, उसके लिए अगर हम पेन किलर भी नहीं खाते तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो जब हम यंग होते हैं तो जल्दी से रिकवर हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो रिकवरी धीरे हो जाती है, तो रिकवरी होने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो लिक्विड फ्लूइड है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी के में जो पैरों में फ्लूइड होता है, हाथों में मूवमेंट्स के लिए जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, मसल स्ट्रेन। अब वही मसल स्ट्रेन अगर एज के साथ बढ़ता जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, कई बार पेन किलर से ठीक हो जाता है, फिर बाद में पेन किलर्स भी असर नहीं करती है, तो ये क्या बन जाता है, फिर ट्रॉमा बन जाता है। इसमें आता है आपका जॉइंट पेन, स्वेलिंग, नम्बनेस, रिस्ट्रिक्टेड मोशंस, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, ये आता है, और रेपिटेटिव मोशन इंजरीज, क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स और मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं वो आपकी आती हैं इंजरीज में। शॉर्ट इंजरीज बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू अ बिग इंजरीज। कौन कौन से स्ट्रेस एरिया है, लाइक इसमें आपका आता है आईज, जैसे मैंने बताया था, है ना, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ डील करने में आईज में विजन में प्रॉब्लम हो जाती है। शोल्डर्स, बैक, स्पाइन, नेक, एल्बो, रिस्ट, हैंड, हिप्स, ये एर्गोनॉमिक स्ट्रेस एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा यूजुअल इंजरीज होती है। देन टारगेट रीजन्स क्या है, लाइक जैसे बैक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है एंड अपर एक्सट्रीमिटीज है, तो इस पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देन मिसमैच और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इसमें आपका आता है फिजिकल साइज, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खड़े होकर काम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको फिजिकली स्ट्रेस हो जाता है। देन एंड्योरेंस हो जाता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है काम करने की, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है काम करने की। देन मैनिपुलेटिव, एनवायरमेंटल एंड कॉग्निटिव, इस तरह की चीजें होती हैं जो सामने आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एर्गोनॉमिक्स में, कि हाउ द पर्सन इज फिजिकली डूइंग देयर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। सो फिजिकल साइज जैसे कि लाइक क्लियरेंस, रीच, इक्विपमेंट साइज एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस पे डिपेंड करता है जो आपका फिजिकली, इफ यू आर डूइंग वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। देन द क्लियरिटी, मतलब कि अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा वेग हैं, ब्लर हैं,
उसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, लाइटनिंग अगर कम है तो विजन प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से आपका रीच एरिया क्या है ना? देन उसके बाद इक्विपमेंट साइज, कई बार क्या होता है इक्विपमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है आपके, तो जो भी आप फिजिकली डील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपकी मशीनरीज, शिफ्ट वर्किंग, है ना? कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डे शिफ्ट के लिए कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन कई बार अगर उनको उनकी जो ऑल्टरनेटिव अगर कर दी गई, जैसे डे शिफ्ट की जगह उनको नाइट शिफ्ट दे दिया गया, तो नाइट शिफ्ट में वो लोग काम नहीं कर पाते, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती, किसी को हेडेक हो जाता है, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो उस वजह से हेडेक हो जाता है। तो इस वजह से जो शिफ्ट वर्क है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन मोरल, है ना, कई बार लो मोरल की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। देन मस्कुलोस्केलेटल्स के लिए क्या है आपका, लाइक स्वेलिंग है, फटीग है, लॉस ऑफ फंक्शनिंग है, नमनेस है, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग, पेन, क्रैम्पिंग एंड स्टिफनेस। तो ये सब चीजें आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आती हैं। एंड अब इसमें है आपका व्हाट टू डू फॉर द प्रिवेंशन, लाइक आप इसको बचने के लिए, अभी तक अपन ने प्रॉब्लम्स पढ़ी, अब अपन इसकी रेमेडीज पढ़ेंगे। एर्गोनॉमिक्स में बचने के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि आपको इस तरह की जो फटीज हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं या किसी तरह का पेन है, नमनेस है, अगर आपको इससे बचना है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लाइक जैसे कि वार्म अप एंड स्ट्रेच बिफोर एक्टिविटीज दैट आर रेपिटेटिव एंड स्टैटिक और प्रोलॉन्ग्ड, है ना। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए या किसी तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए बिफोर एंटरिंग इनटू योर एक्टिविटीज और रेपिटेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। किसी तरह की स्टैटिक और प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज में अगर आप जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को पहले स्ट्रेच कर लीजिए या फिर वार्म अप कर लीजिए। एंड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम एनी सस्टेन्ड पोस्चर एवरी 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। 20 से 30 मिनट के आपने काम कर लिया, उसमें आप गैप दे दीजिए, थोड़ा सा आप अपने पोस्चर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहे आफ्टर 20 to 30 मिनट्स। देन रिस्पेक्ट पेन पोजीशन और स्टॉप पेनफुल एक्टिविटी। इसी तरह की अगर आपको पेनफुल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग एक्टिविटी आपने की, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको अवॉइड करिए, आप अपने पेन को एड्रेस करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको इग्नोर किया, नहीं, आपको उस पर ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको पेन हो रहा है। और अगर आपने शुरुआत में इनिशियली आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पेन बढ़ भी सकता है, इसलिए इनिशियली ही आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत है। देन रिकॉग्नाइज अर्ली साइंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, शुरुआत में देना जरूरी होता है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो क्या चीजें हो जाती हैं, बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे अगर ब्रेन में स्वेलिंग आ गई तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, विदाउट सर्जरी वो चीजें ठीक भी नहीं होती है। इसी तरह से इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, उसकी वजह से ट्यूमर वगैरह भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो पोस्चर के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि किस तरह का पोस्चर होना चाहिए, आइडियल टाइपिंग पोजीशन जिसमें कि आप कंप्यूटर बिल्कुल आपके सीध में है ना, बिल्कुल आंखों के सीध में, ना कि आपकी गर्दन ज्यादा झुक रही हो, ना ही आपकी गर्दन बहुत ज्यादा ऊंची हो। इस तरह से आप पोस्चर को चेक कर सकते हैं कि आपका पोस्चर, राइट पोस्चर क्या है, ठीक है। थिंक ऑफ पोस्चर इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पोजीशंस, तो आपके जॉइंट जिस तरह से आपका साथ दे रहे हैं, सूटेबल है, उस तरह से आप अपने पोस्चर को कर सकते हैं, ठीक है। So decreased movement, decreased circulation, increased stress and fatigue. Static and awkward postures lead to increased stress and fatigue. अगर आपने गलत posture को चुना तो आपको stress हो सकता है और fatigue हो सकता है, ठीक है। आपका movement decrease हो सकता है, आपका circulation decrease हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को right way में कर सकते हैं, ठीक है। Then maintain neutral posture. न्यूट्रल पोस्चर क्या कहलाता है, मेंटेन इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विदाउट शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ठीक है। आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करते हुए आप अपने पोजीशन को मतलब शिफ्ट कर सकते हैं कि आपको किस पोजीशन में बेटर फील हो रहा है, ठीक है। देन पोजीशन इक्विपमेंट्स एंड वर्क डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज ऑफ योर मेजर टास्क, ठीक है। आप अपने टास्क के हिसाब से अपनी पोजीशन को
फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपका बड़ा टास्क है तो आप मतलब प्रोलॉन्ग है, बहुत लंबे समय तक आपको एक ही टास्क में बने रहना, तो आपको अपने हिसाब से वो चीजें बनानी होंगी। रिलैक्स कंफर्ट जोन में आपको खुद चूज करना होगा कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। देन अवॉइड स्टैटिक पोजीशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लाइक मसल्स फटीग, मूव टू सर्कुलेशन। किसी तरह का अगर मसल फटीग हो रहा है कि आप बहुत लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपको उसको चेंज कर देना चाहिए। देन आपको अपने टास्क को मॉडिफाई कर देना चाहिए, लाइक जैसे आप रोटेट एंड हेवी रेपिटेटिव टास्क विदाउट लाइटर लेस रेपिटेटिव वंस, ठीक है। तो आप अपने जो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टास्क है, आप उसको ऑल्टरनेट कर दीजिए, आप अपनी एक्टिविटीज को ऑल्टरनेट करते जाइए फ्रिक्वेंटली, ठीक है। जो भी हेवी टास्क है उसको रोटेट कर दीजिए, लाइट टास्क को पहले कर लीजिए, फिर हैवी करिए, फिर लाइट करिए, इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। देन आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, लाइक सेटिंग अप एंड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव मेथड्स। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेथड्स होती हैं, उनको अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। देन अवॉइड रिपीटेटिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्रिप एक्टिविटीज, किसी तरह की प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज है उनको इग्नोर करिए। कंप्यूटर वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, देन इसमें क्या आता है आपका कि जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसका एक अलग एर्गोनॉमिक्स है, ठीक है, जो जिसको कहा जाता है कंप्यूटर वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का वर्क स्टेशन कहलाता है जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं उनके पोस्चर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंजरीज और डिसऑर्डर्स रिसर्च की गई थी, तो बहुत एवरेज जो था, बहुत चीजें सामने आई कि जो इंडिविजुअल्स इस तरह के वर्क स्टेशन में काम करते हैं उनको किस तरह की इंजरीज होती हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ इंजरीज थी वो सिमिलर थी। तो जिसमें आपका आता है कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं इस एर्गोनॉमिक्स में, इसमें आता है आपका चेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डॉक्यूमेंट्स होल्डर्स, नंबर पैड्स, पिलोज, आर्म रेस्ट, फ्लेयर, आई स्ट्रेन, फुटरेस्ट, रिस्ट पैड्स, कीबोर्ड्स, ट्रेज एंड लैपटॉप्स। ये सारी चीजें आपके वर्क स्टेशन में होनी चाहिए इफ द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन कंप्यूटर वर्क स्टेशन। देन एर्गो रिमाइंडर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एर्गो रिमाइंडर्स के बारे में बताया था कि आप रेपिटेटिव एक्शंस को इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है आपका कीप योर एल्बो क्लोज बाय योर साइड, ठीक है। आप अपने एल्बो को हमेशा क्लोज रखिए, आप अपनी जो भी साइड है हमेशा उठा के रखेंगे तो आपको दर्द होगा, तो हमेशा आप अपने एल्बो को क्लोज रखिए, ठीक है, साइड से। एंड कीप योर रिस्ट कंफर्टेबली स्ट्रेट, हमेशा अपने जो रिस्ट है हमेशा उसको स्ट्रेट रखिए। अगर आपने थोड़ा सा भी बेंड किया तो आपको उसमें दर्द होगा। कभी भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें आप अप्लाई करिए। देन अवॉइड रीचिंग आउट फॉर द माउस और कीबोर्ड, आपको माउस तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको माउस अपने पास रखना है ताकि आपको उसको ग्रिप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिस वेलनेस एट वर्क एट एंड होम, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है, जरूरी नहीं है कि एर्गोनॉमिक्स सिर्फ वर्क प्लेस में ही अप्लाई होता है। इफ यू आर वर्किंग एट होम, सो लाइक जैसे अभी कल्चर ट्रेंड जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, राइट। बिफोर कोविड वी वर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑफलाइन मोड, राइट। बट अभी क्या चीजें हो गई हैं, सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू हो गई हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी पूरा वर्क फ्रॉम होम करवा रहा है, तो सारी चीजें तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में ही है, तो आपको किस तरह से वर्क करना है ये सारी चीजें एर्गोनॉमिक्स में होम में भी अप्लाई होती है, इफ यू आर वर्किंग एट होम। सो बॉडी एक्सरसाइजेज, तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी रिलीज करेगी, राइट। सो इफ यू आर एक्सरसाइजिंग देन योर बॉडी विल रिलैक्स्ड, ठीक है। तो बॉडी को कहीं ना कहीं आप सुकून दे रहे हैं। इफ यू आर हैविंग न्यूट्रिशियस फूड, है ना, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आपका माइंड सही रहेगा, ठीक है, तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। इफ यू आर रिलैक्सिंग, योगा, मेडिटेशन, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आपकी जो स्पिरिट है वो क्लीन और हेल्दी होगी। तो इस तरह के जो एर्गोनॉमिक्स है वो कहलाता है लॉज ऑफ वर्क, हाउ टू डू वर्क इन how to do work in organization and वर्क स्टेशन के जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, नो ma'am. मैम।
Shall I go further with engineering psychology? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So your next topic is about engineering psychology. What is engineering psychology? First of all, it is related to human factors specialist, right? Engineering means to design something, to build something. Psychology means to study about the behavior, right? So ह्यूमन फैक्टर्स स्पेशलिस्ट बेसिकली जो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी कहलाती है, they conduct research on how people work best with machines. इन्होंने किस तरह की रिसर्च की थी? उन्होंने इंजीनियरिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या रिसर्च की थी कि जो भी इंडिविजुअल्स मशीन्स में काम कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या कहलाती है, राइट? जो इंडिविजुअल्स टेक्नोलॉजी से डील करते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है? So they conduct research on how people work best with machines. मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से अच्छे से मशीनरीज में काम कर सकते हैं. देन दे फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी, है ना? किस तरह से मशीनरीज को और ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज नाउ अ डेज no organization can run without machines or technology because we are totally dependent on technology. Right now we are using smartphones. Smartphone is what? It is also a kind of technology, right? So we guys are totally completely depend on technology. So in organization there are number of technology. So how the individuals can use a better or improving or adapt technology, equipments, work environments to enhance human behavior. ठीक है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में, कंफर्टेबल देने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन है. So it will enhance human behavior and capabilities, right? Then it is highly related to the field of ergonomics. कहीं ना कहीं ये भी जो फील्ड है ergonomics से रिलेटेड है. Then emerge of engineering psychologist. कैसे इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट emerge हुए, origin हुआ, ठीक है? So it was originated within experimental psychology that grew increasingly important during World War First and World War Second. ये जो इंजीनियरिंग साइकोलॉजी था ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये चीजें ग्रीव की, ठीक है? द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज ड्यूरिंग द 1940. ये जो साइकोलॉजी की फील्ड थी ये कब इमर्ज हुई? 1940 में इमर्ज हुई. सेफ्टी कंसर्न एंड यूजर फ्रेंडलीनेस. इसका मेन बेसिक मोटिव क्या था? एक तो सेफ्टी कंसर्न से रिलेटेड, लाइक इफ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन then your human behavior or the capabilities of human will enhance, है ना? ये तो अपन देख ही चुके हैं. Then it will जो machines होती हैं, जो technologies होती हैं, वो basically user friendly होती है, because जो users है वो उनको किस तरह से काम उनका आसान बनाना है ये टेक्नोलॉजी करती है, राइट? तो कहीं ना कहीं they are for the safety concern, they are for the user friendliness, and it became a critical issues during World War II, ठीक है? Since airplanes and other mechanical devices were being mass produced. तो धीरे धीरे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ, ठीक है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. Then the field of engineering psychology has evolved over the years since consumers have demanded safer and ergonomic computers. जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्प की किसी भी प्रोडक्ट को इन्वेंट करने और डिस्कवर करने में. लाइक जैसे वी हैव द कंप्यूटर्स, we have power tools, we have chairs and other consumer goods, है ना? So जो medical errors है have also increased demand for engineering psychologists, like जैसे कि बहुत सारी जो medical errors है, like जैसे कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम होती जा रही है. पहले के लोग साइकिल में चलते थे, है ना? साइकिल चलाते थे. अभी क्या है, लोग थोड़ी सी भी दूर जाना होता है तो लोग क्या प्रेफर करते हैं? गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं. तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, लाइक जैसे साइकिलिंग करते थे तो पैर की एक्सरसाइज होती थी. अब वही एक्सरसाइज लोग जिम में जाके कर रहे हैं, है ना? वही एक्सरसाइज लोग वॉक करके कर रहे हैं. पहले के लोग बहुत कोर्स पैदल चलते थे क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हमारे पास व्हीकल्स नहीं थे.
फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती थी, बट अभी क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती जा रही है. वी गाइस आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन हेल्थ इश्यूज, राइट. जो टाइनी लिटिल फैक्ट्स अबाउट इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ये इंजीनियरिंग साइकोलॉजी क्या कर रही है, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट कर रही है. मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड एरर्स लाइक प्रोडक्ट सिस्टम्स एंड वर्क प्लेस सेफर, है ना, इसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है. एंड इट इज ऑल्सो एनालाइजिंग हाउ पीपल इंटरैक्ट एंड यूज इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्गेनाइजेशन. Then exploring ways to make technology more accessible to people with disabilities, right? अगर कोई बहुत ज्यादा डिसेबल है, if the individual is handicapped, then technology उसको सपोर्ट दे रही है, ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे टू व्हीलर्स की जगह जो हैंडीकैप की वो व्हीकल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है. तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को, अगर डिसेबल्ड है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, ठीक है. इन डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाने में इंजीनियरिंग साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है. लाइक फीडबैक की अगर हम बात करें, तो इट इम्प्लीमेंटिंग कंज्यूमर फीडबैक्स इनटू डिजाइन व्हाइल इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड एर्गोनॉमिक, ठीक है. तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम कंज्यूमर फीडबैक लेते हैं. कंज्यूमर फीडबैक क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने में, रीडिजाइनिंग करने में, ठीक है. देन ह्यूमन एरर्स लाइक डिजाइनिंग यूजर फ्रेंडली एंड सेफ प्रोडक्ट्स व्हाइल एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर्स. अगर किसी टेक्नोलॉजी को डील करने में या उसको ऑपरेट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ड्राइव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो ह्यूमन एरर्स को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, हम उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है. और यूजर फ्रेंडली चीजों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. देन परसेप्शन, अगर हम परसेप्शन की बात करें, तो परसेप्शन क्या रोल प्ले करता है, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो विजुअली अपीलिंग. मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ यूजर फ्रेंडली नहीं की वजह से या सेफर साइड की वजह से नहीं बनाना है. ये भी एक परसेप्शन होता है कि प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है. उसकी जो अपीलिंग हो वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंडसेट क्या है कस्टमर का, कि चीजें अच्छी दिख रही है तो मतलब अच्छी होगी, है ना. कई चीजें बहुत ज्यादा अगर बहुत अच्छी होती, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, अगर वो देखने में खराब लगती है तो हम उसको लेना प्रेफर नहीं करते. तो ये परसेप्शन कहलाता है, ये साइकोलॉजी कहलाती है बिफोर और परचेजिंग एनी प्रोडक्ट, ठीक है. तो डिजाइनिंग भी उसी बेसिस में की जाती है. देन प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें, तो सर्वेइंग इनफ पॉपुलेशन सैंपल्स टू इंश्योर प्रोडक्ट्स अपील टू मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट्स. आपने मार्केटिंग में देखा होगा कि जो सेगमेंटेशन है, जो डेमोग्राफी है, सॉरी सेगमेंटेशन है, जो पोजीशनिंग है, जो टारगेटिंग है, वो किस बेसिस में की जाती है. मार्केट को हम किस तरह से सेगमेंट करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट. पॉपुलेशन वाइज हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं, तो डेमोग्राफी में हम जो मार्केट है उसको सेगमेंट करते हैं. तो उसमें हम देखते हैं जो फीमेल है उसका मार्केट अलग होता है, चिल्ड्रंस का मार्केट अलग होता है, मेंस का मार्केट अलग होता है. तो इसको कहते हैं हम प्रोफाइलिंग. प्रोफाइलिंग जो कि सर्वे किस बेसिस में होता है, पॉपुलेशन के बेसिस में होता है, ठीक है. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेंडर, लाइक चिल्ड्रंस की कैटेगरी अलग है, मेंस फीमेल, मेन और वुमेन्स अलग है, देन कॉलेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी अलग है. इस तरह से हम सेगमेंट कर सकते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट को, ठीक है. So it was about your engineering psychology. How psychology plays an important role on designing any product. ठीक है. So it was about your engineering psychology and before that we have seen about ergonomics. ठीक है. तो ये आपके दो टॉपिक्स थे जो कि लास्ट थे, वो मैंने कवर कर दिए. इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम. हाँ, ठीक है. तो इसके बाद 2 बजे से आपकी मांगनी मैम की क्लास होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन की. ऑलराइट. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you, class. Have a nice day to all. Thank you, ma'am. Have a nice day.